नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे तीसरे चरण का रण कितना भीषण, क्योंकि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में अभी तक 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण की वोटिंग के चलते आज यानी कि 5 मई को तीसरे चरण का जो चुनाव का प्रचार है वो थम चुका है। 7 मई को 12 राज्यों की करीब 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के चुनाव में अमित शाह, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है और इनकी किस्मत का फैसला होना है। अब तक देश में लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों के करीब 102 सीटों पर मतदान हुआ। फिर उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के लिए वोटिंग होनी है और जिसके बाद 13 मई को चौथे चरण, 20 मई को पांचवें चरण और 25 मई को छठे चरण और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। और 4 जून को इन तमाम चरणों की जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग की जाएगी, यानी कि मतगणना की जाएगी। और देखिए, अब हम तीसरे चरणों की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरे चरण में किन राज्यों में मतदान होना है, उन राज्यों के मैं नाम भी आपको बता देता हूं कि जिन राज्यों में तीसरे चरण की वोटिंग होनी है उनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, जम्मू कश्मीर। हालांकि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख में कुछ बदलाव किया है। अब यहां पर 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होंगी। चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब हम बता देते हैं आपको कि कौन वो दिग्गज है जो तीसरे चरण में चुनावी मैदान में है और किन दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। तीसरे चरण के लिए मतदान यानी कि 7 मई को होनी है और जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। वो गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश से विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। गुना से शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार की डिंपल यादव वो मैनपुरी से है और अक्षय यादव, आदित्य यादव के जो भाग्य का फैसला भी मंगलवार को होगा। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो जाएगा। तो ये जो तमाम दिग्गज है जिनकी किस्मत का फैसला होगा और 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। बता दें कि आज तीसरे चरण का जो मतदान का जो प्रचार प्रसार है वो आज थम चुका है। तीसरे चरण में कई दिग्गज नेता जो है चुनावी मैदान में है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की करीब 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। बता दें कि तीसरे चरण का जो रण है किसका दांव चलेगा और इस चुनाव में किसकी किस्मत का फैसला, क्योंकि ईवीएम में बंद हो चुका है। और अब बता दें कि 94 सीटों का जो लक्ष्य है उसमें विपक्ष और पक्ष के जो नेता है वो चुनावी मैदान में है। 7 मई को मतदान होगा, लेकिन किसका राज तिलक होगा ये हमको देखना होगा। 4 जून का हमको फिलहाल वेट करना होगा, क्योंकि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में अब तक 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण की वोटिंग के चलते आज यानी कि 5 मई को चुनाव का जो प्रचार है वो थम गया है। 7 मई को 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव में अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गज नेता मैदान में है। और आपको बता दें कि अब तक देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जो वो वोटिंग हुई है उसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। फिर उसके बाद में 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई जिसमें 88 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी और इसके बाद 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी, 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग होगी, 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी, मतदान होंगे। 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी, काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और तब पता चलेगा कि हवा किस ओर थी और किसका राज तिलक होना है। अब बता दें कि जिन राज्यों में मतदान होगा उन राज्यों का नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि जिन राज्यों में तीसरे चरण की वोटिंग होगी उनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, जम्मू कश्मीर। हालांकि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीखों में बदलाव किया हुआ है। यहां पर अब 25 मई को यानी कि छठे चरण में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के कई कार्यक्रम कर रहा है। और देखिए, तीसरे चरण में जिन दिग्गजों की साख दांव पर है
उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि तीसरे चरण के लिए मतदान के बाद 7 मई को जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। वो गुजरात की गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है, चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। उधर गुना और शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और बात की जाए राजगढ़ लोकसभा सीट की तो यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल है। वो लगातार इस सीट पर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार की जो बहू है वो डिंपल यादव भी इस बार चुनावी मैदान में है। तीसरे चरण पर उनकी किस्मत का फैसला भी होगा। अक्षय यादव, आदित्य यादव के भाग का फैसला भी मंगलवार को होगा। महाराष्ट्र की बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो जाएगा। और बता दें कि इन तमाम सीटों पर जो वोटिंग है वो 7 मई को होनी है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि तीसरे चरण का जो वोटिंग है 7 मई को होगी, और जो 7 मई को वोटिंग होने वाली है वो बेहद ही अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मुलायम सिंह यादव परिवार की जो बेटी है डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, वो इस बार चुनावी मैदान में है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वोट के अधिकार को बचाने का चुनाव है। जनता इसको भली भांति समझ रही है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, ये मंगलसूत्र बचाने का भी चुनाव है। अगर मैं प्रधानमंत्री की भाषा की इस्तेमाल करते हुए बात करूं तो, या शब्दावली उनकी इस्तेमाल करूं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई की मार की बात उन्होंने कही थी कि निजात दिलाएंगे, महंगाई की मार इतनी तेज हो चुकी है कि आज महिलाएं अपना सोने के आभूषण नहीं पहन सकते, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते हैं। तो उस सब को बचाने का ये चुनाव है। और इस चुनाव में महिलाएं, युवा, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें और परिवर्तन में शामिल होकर के एक अच्छी सरकार चुने, जो मजबूत सरकार दे, जो बातों से नहीं काम से पहचानी जाए। हम उस सरकार को चुनने का उनसे निवेदन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंगलसूत्र बचाने का, लेकिन दोनों ही तरफ से ये बयान दिए गए हैं। अगर इन बयानों को एक तरफा बताया जाए तो ये कहाँ का सही है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया, ये बयान तो कांग्रेस की तरफ से भी दिए गए हैं। देखिए, विपक्ष की पार्टियों को तो छूट होती है, वो कुछ भी कह सकती है। उसका कारण है कि वो सत्ता में नहीं है, वो आरोप लगा रही है, कोई बात कह रही है, जनता से अगर वादे कर रहे हैं तो सत्ता में आने तो उनको पूरा करना है। अगर सत्ता में नहीं है तो कुछ भी कहा जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? सत्ताधारी दल है, आप तो उसको वादे पूरे करने हैं। उसने जो कमिटमेंट किया पब्लिक से, उसने जो वादे किए वो पूरे करने हैं। और 10 साल में जो इस सरकार ने वादे किए हैं, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाहरी सुरक्षा हो, आज हमारा कोई भी मित्र देश नहीं है। जो नेपाल था, श्रीलंका था, म्यांमार था, ये सब हमारे मित्र देश हुआ करते थे। आज हमारी उनसे मित्रता बची नहीं है। पाकिस्तान से हमारी वैसे ही शत्रुता चलती थी, चीन से हमारी शत्रुता चलती थी। अब चीन हमारे सीमाएं लांघ करके हमारी सीमाओं के अंदर आकर के गांव बसा रहा है, हमारे यहाँ कब्जे कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार गुमराह करने का काम कर रही है कि हम तो 400 पार करेंगे। अब वो 400 पार, भले वो 400 मीटर या 400 किलोमीटर तक दुश्मन देश हमारी सीमाएं पार करे जा रहे हैं, उसकी उनको चिंता नहीं है। उन्हें एन क्रेन प्रक्रेन कैसे भी करके चुनाव जीतना है, सत्ता में बैठना और सत्ता में वादा खिलाफी करना है जो जनता से उन्होंने वादे किए थे। ठीक है यश भारती जी, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे जी भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका स्वागत करता हूं। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो अरुण श्रीवास्तव, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नाम हैं जो 7 मई को जिनकी किस्मत का फैसला है ईवीएम में बंद हो जाएगा। और चूंकि आज ही अगर हम बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। क्या इसके बाद वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? देखिए, ऐसी कोई जनसेवा के लिए किसी संन्यास और ज्वाइनिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
और सब वक्त का और उम्र का तकाजा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की पोजीशन राजगढ़ में बहुत अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से दिग्विजय सिंह चुनाव जीतेंगे। आप देखिए जमीनी हालात क्या है, ये जो परिवर्तन आया है, अगर मान लीजिए भाजपा का इतना ही साउंड होता या नरेंद्र मोदी का इतना ही साउंड होता तो 2 चरणों में जो मतगणना का प्रतिशत रहा है वो इतना कम नहीं होता। लोग 80% मतदान करते, 85% करते, और मैं तो कह रहा हूँ कि 370 और राम मंदिर की बात करते हैं तो 95% या 97% मतदान होना था। लेकिन और एक आंकड़ा और है कि पहले चरण में महिलाओं का जो प्रतिशत रहा, इन्होंने कहा लखपति बहना, लाडली बहना, महिलाओं का जो प्रतिशत रहा वो 8% रहा। दूसरे चरण में वही प्रतिशत केवल 10% रहा। तो महिलाओं ने भी मतदान नहीं किया है, युवाओं ने भी मतदान नहीं किया है और बुजुर्गों ने भी मतदान नहीं किया है। तो फिर मतदान उसका कारण ये है कि मोदी जिस तरह जो इनकी बाजी पलटी है वो पलटी मंगलसूत्र के कारण है, वो पलटी है गलत बयानबाजी के कारण, वो पलटी है कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद, गांधी परिवार पे आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद। ठीक है, आपने कहा जिस तरह समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर जो अत्याचार की झड़ी लगाई है, ठीक है नितिन जी, जनता की समझ में आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि राजगढ़ में हवा दिग्विजय सिंह के पक्ष में है, लेकिन उनको फिर ये क्यों कहना पड़ा कि ये मेरे जीवन काल का आखिरी चुनाव है? अगर वो वहां पर मजबूत है, जनता उनके पक्ष में वोटिंग करने वाली है और तमाम तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, तो ये बयान उनका कितना सही है? जी आप फिर से बोलिए, क्या मैं सुन नहीं पाया। देखिए नितिन जी, मेरा सवाल ये था, जैसा कि आपने कहा कि राजगढ़ में हवा जो है दिग्विजय सिंह के समर्थन में है, लेकिन सवाल यह है कि जब सभी उनके समर्थन में है, वो मजबूत कैंडिडेट हैं और वो चुनाव जीतने की कगार पर खड़े हैं, तो उनको ये घोषणा क्यों करनी पड़ी कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है? देखिए आज मनीष जी आप तो जानते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी की उम्र आज क्या है, और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो क्या वो अगला चुनाव वो उम्र के किस पड़ाव में होंगे ये भी आप जानते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने में या चुनाव में खड़े होने में एक शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा होती है और सबके साथ ये वक्त का तकाजा होता है। इसमें कोई दिग्विजय सिंह जी के साथ ऐसा नहीं है ना साहब। तो ये बात तो खैर आज भ्रम पैदा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उनका आखिरी चुनाव है, ये चुनाव है, वो चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए भारतीय बीजेपी ने ये अफवाह नहीं फैलाई है, ये खुद उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उस पोस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे। आखिरी चुनाव है तो मैं आपको एक घोषणा और करता हूँ कि ये आखिरी चुनाव ऐतिहासिक मतों से दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। ठीक है, अगर वो ऐतिहासिक मतों से अगर वो ये आखिरी चुनाव जीतेंगे तो क्या वो चुनाव जीतने के बाद संन्यास ले लेंगे? संन्यास लेना, फिर मैंने आपसे कहा जनता की सेवा में संन्यास लेना और ज्वाइन करना ये कोई शब्द है नहीं, जनसेवा में डिक्शनरी में नहीं है। तो फिर उनके कहने का तात्पर्य तो यही था ना नितिन जी, उनके कहने का तात्पर्य यही था कि अगर मैं, अब उन्होंने कहा कि मैं तीसरे अपने पूरे जीवन काल का आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, उन्होंने एक भावुक अपील भी की, उन्होंने कई दौर जो अपने रहे हैं राजनीतिक सफर के वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, और तमाम बातों का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो उनके कहने का अर्थ तो यही है ना। मनीष भाई, इस पर मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल, यस आप बताइए। देखिए मनीष जी, संन्यास लेने का क्या मतलब है? मैं कह दूं कि मैं अपनी उम्र के पड़ाव के बाद संन्यास लूंगा जब, तो इसका क्या मतलब है कि मैं लेटर टाइप करके अभी से घूमने लगूं? ऐसा कुछ नहीं है। तो यही तो उन्होंने घोषणा की है ना नितिन जी, उन्होंने यही घोषणा की है, लेटर टाइप करके नहीं घूम रहे हैं ना, वो लेटर लेके घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो घोषणा की है वो बता रहा हूं आपको। नहीं होती जनसेवा आप उम्र के हर पड़ाव में कर सकते हैं, लेकिन बात चुनाव लड़ने की है कि आपका शरीर चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, घूमने फिरने के लिए है कि नहीं, ये अलग बात है। बिल्कुल ठीक है। यश भारती जी, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे, बताइए। देखिए मनीष भाई, जो आपका सवाल है कि दिग्विजय सिंह जी ने ये अपील करी है जनता से कि मेरा आखिरी चुनाव है,
कांग्रेस पार्टी के साथी ने भी वो बात कही कि अभी वो 80 साल के हैं लगभग, और जो 5 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी। तो चुनाव जीतने के बाद संन्यास लेने की बात या त्याग पत्र देने की बात नहीं है। ये बेहतर बात है अगर नए लोगों को अवसर दे रहे हैं और लोगों की तरह चीजों को एंगेज नहीं कर रहे, तो ये तो एक बेहतर संदेश है ना और लोगों के लिए। हम तो उस तरीकों का सकारात्मक लेंगे तो सकारात्मक नजरिया नजर आएगा, क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह जी को जो समझता हूँ, मध्य प्रदेश के लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब उन्होंने उस समय भी घोषणा की थी अगर मैं नहीं जीतूंगा तो मैं किसी भी पद पे नहीं दूंगा, मैं संन्यास लूंगा 10 साल के लिए, सक्रिय राजनीति से मैं थोड़ा दूर हो जाऊंगा, मध्य प्रदेश में किसी पद पे काम नहीं करूंगा। ठीक है। और उन्होंने उस कमिटमेंट को, उस अपने वादे को, अपने उस निर्णय को जनता के साथ में निभाया। ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की बात कही कि मैं पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा करूंगा, तो उन्होंने इस उम्र के पड़ाव में उसका वो कमिटमेंट भी अपना पूरा किया। ठीक तो अगर है। वो जो कह रहे हैं और वो कर रहे हैं तो ये उसको हमको सकारात्मक लेना चाहिए। ठीक है, उसको सकारात्मक लेना चाहिए। लेकिन एक और फैक्ट की बात मैं आपको यश भारती जी बताता हूं। दूसरी बात मनीष भाई, हाँ, उनके हम बेहतर अनुभव है। चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं वो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजनीति नहीं करूंगा ये मना नहीं कर रहे हैं वो। तो उनके बेहतर अनुभव और उनका जो तजुर्बा है, जैसे बारात जाती है हमारे हिंदू रीति रिवाज में, सनातन में, तो जब बारात जाती है तो बुजुर्गों का अपना एक अलग स्थान होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब चीजें चलती हैं। तो बुजुर्गों का अपना एक स्थान हमेशा रहता है, चाहे घर में, परिवार में हो, राजनीति में हो, सामाजिक कामों में हो, तो मुझे लगता है वो बेहतर विकल्प रहेंगे। ठीक है यश भारती जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं। जैसा कि नितिन दुबे जी ने कहा कि युवाओं ने वोट नहीं किया, महिलाओं ने वोट नहीं किया, युवा पीढ़ी को लेकर ही मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल उनका रहा है दिग्विजय सिंह का, आज की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने उनका कार्यकाल नहीं देखा है। 32 साल बाद वो अपने क्षेत्र में लौट के गए हैं, 32 साल बाद अपने एरिया में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो उनका सांसद का कार्यकाल था वो भी युवा पीढ़ी ने नहीं देखा। तो युवा पीढ़ी को वोट करना कितना आसान रहेगा उनके लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ने उनका कार्यकाल देखा ही नहीं है। दरअसल मनीष जी, मेरे से ये सवाल है, युवा पीढ़ी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भी नहीं देखा, जयप्रकाश नारायण जी को भी नहीं देखा। तो युवा पीढ़ी को ये निर्णय लेना है जो उनके काम के आधार पे। लेकिन ये इतने जो महापुरुष के नाम गिनाए हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पंचायत अधिकार दिया है उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से उन्होंने बिना भेदभाव के, बिना राजनीतिक द्वेष के एक उदाहरण पेश किया। आप एक उदाहरण नहीं दे सकते दिग्विजय सिंह जी का कि उन्होंने किसी अपने विरोधी दल के व्यक्ति को अपमानित करने का काम किया हो और प्रताड़ित करने का काम किया हो, या किसी भी तरीके की द्वेष भावना रखी हो किसी भी अपने विरोधी के साथ में। ठीक है नितिन दुबे जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि अगर हम केवल दिग्विजय सिंह जी के ऊपर एक कार्यक्रम रखेंगे तो वो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। ठीक है, ठीक है नितिन दुबे जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो जब अपने चुनावी अभियान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वो वोट किसके नाम पर मांग रहे हैं? वो बेरोजगारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो देश के अन्य मुद्दे हैं उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। कहीं भी उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम किया है तो इस काम के नाम पर आप वोट दीजिए। और बीजेपी ने हमेशा यही आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह, मैं कल भी इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा था तो एक बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा था कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है हमेशा इस बात से बचते हैं और वो दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल रहा है उसके एक भी काम नहीं गिना सकते। देखिए, अभी आपको यश भारती जी ने दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के काम गिनाए, अब मैं आपको उनके कार्यकाल के काम गिनाऊंगा तो ये डिबेट हमें रात 12 बजे तक भी खत्म नहीं हो पाएगी। नहीं, मोटी मोटी बात बता दीजिए, 4-5। आज जो आप महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं, आज एक महिला जो पंच बनी है, आज एक महिला जो सरपंच बनी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये किसकी देन है? ये दिग्विजय सिंह की देन है। आप देखते हैं कि जो शिक्षा कर्मी है, वर्ग 2, वर्ग 3, लाखों युवाओं को जो रोजगार मिला वो किसकी देन है? वो दिग्विजय सिंह जी की देन है। अगर आप कहते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश और अगर कहीं एकाध सड़क खराब है या लाइट की समस्या है तो ये समय के साथ सब दूर होती है। और दूसरी बात आपने कही कि दिग्विजय सिंह जी
किस बात को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक के सामने क्या बोल रहे हैं। तो क्या आपने क्या कांग्रेस का दिग्विजय सिंह की ये देन नहीं है कि 2018 में जब कांग्रेस की पार्टी की सत्ता सरकार में फिर से आई तो दिग्विजय सिंह ने जो राज्य मंत्री का पद था वो उसको बनने ही नहीं दिया, अपने बेटे को सेटल करने के लिए कैबिनेट मंत्री का जो राज्य मंत्री का दर्जा था वो सारे हटा दिए थे, सभी को कैबिनेट मंत्री बना दिया था। ये भी तो दिग्विजय सिंह के देन है। ये सब हवाई बातें हैं मनीष तो जी। कहाँ किस मंत्री को राज्य मंत्री बनाया था, को हटाया नहीं जाता। किस मंत्री को राज्य मंत्री बनाया था, एक का नाम बताइए। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इसमें बेटे और बहू या ये आरोप उन पर लगे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप उन पर लगे हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक राज्य मंत्री का नाम बता दीजिए। 15 महीने की सरकार में एक राज्य मंत्री का नाम बताइए। का एक शगल है, इसमें दिक्कत क्या है? 15 महीने की सरकार में एक राज्य मंत्री का नाम बता दीजिए। अब देखिए ये मैं बताने के लिए सक्षम नहीं हूँ। ये मुख्यमंत्री तो बना ही नहीं गए तो हम बताएंगे कहाँ से? एक भी व्यक्ति को राज्य मंत्री नहीं बनाया, सभी को कैबिनेट मंत्री बनाया था। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी तो उन्हीं का काम है। और कितने लोगों मनीष भाई इस बात पे जवाब देना चाहूंगा मैं। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार की हनन की बात है। और मनीष जी मैं आज आप देखिए, आज मोहन मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं? मुख्यमंत्री अपने पास जो है गृह मंत्रालय रखकर बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, रखकर बैठे हैं, बिल्कुल बैठे, उनके पास लोग नहीं है। देखिए ये सब मैं उसकी भी निंदा नहीं करता हूँ या उसकी बुराई, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री चाहे तो 10 मंत्री बनाकर सारे विभाग अपने पास रख ले, लेकिन उन्होंने राज्य मंत्री तो बनाया कम से कम। ठीक है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी तो राज्य मंत्री तो बनाया ना। दिलीप मोहन यादव का कार्यकाल कितना बड़ा हो चुका है, ठीक है, आपने मंत्रिमंडल विस्तार देखा। गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद वो अपनी जेब में रख के बैठे हैं और मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, रोज किडनैपिंग हो रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन देखिए नितिन दुबे जी, कृष्णा गौर राज्य मंत्री पद हटा दिया, कैबिनेट। अरे भाई, कृष्णा गौर और दिलीप अहिरवार को उन्होंने राज्य मंत्री बनाया तो राज्य मंत्री का पद होते हुए भी जबरदस्त कैबिनेट मंत्री बन सकते थे, उसमें दिक्कत क्या है? पद हटाने की कौन सी बात है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कृष्णा गौर और दिलीप अहिरवार को राज्य मंत्री बनाया, उन्होंने जो राज्य मंत्री का पद था उसको बहाल किया, जो कांग्रेस की सरकार में उसको बैन किया था। हाँ यश भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अंतिम टिप्पणी आपकी। ये सब बेकार की बातें हैं मनीष भाई। मुझे आपसे ही जानना है मनीष भाई इस बात को कि उप मुख्यमंत्री क्या संवैधानिक पद है? अगर आप तो सवाल ये भी कर सकते हैं, संविधान में तो अन्य किसी सरकार ने उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? संविधान की अगर बात करें यश भारती जी, तो उसमें तो उप प्रधानमंत्री का भी जिक्र नहीं है, उप मुख्यमंत्री का भी जिक्र नहीं है। उपयोगिता करनी है, ये टीम का कप्तान चुनता है। तो अगर मोहन यादव जी टीम के कप्तान है, अब ये बात अलग है कि उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं, उनको पर्ची से चुना गया है। और ये पर्ची प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में चल रही है कि पर्ची खोल के मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि कोई चुनी हुई सरकार पर्ची खोल करके मंत्री और राज्य मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए, तो वो तो ठीक नहीं है। ये कैप्टन की अपनी एक भूमिका है, वो किस प्लेयर को कहाँ लगाना चाहता है, कौन बेहतर फील्डिंग कर सकता है, कौन बैटिंग कर सकता है, कौन बॉलिंग कर सकता है, कौन विकेट कीपिंग कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, अपने खेल के नियम है। बिल्कुल ठीक है, करने दीजिए इसमें बाहर से। हाँ, हम अगर उसकी योग्यता पर सवाल उठाएं कि जिनको उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया उनकी योग्यता नहीं थी, तो ऐदल सिंह कंसाना जी आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अगर उनकी योग्यता पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो लगाइए उनकी प्रश्न चिन्ह योग्यता पे। इमरती देवी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, तो जितने उस प्रद्युमन सिंह तोमर जी थे, गोविंद सिंह राजपूत जी थे, इन सबकी योग्यता पे आप प्रश्न चिन्ह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन केवल राज्य मंत्री नहीं बनाया है किसको, ये मुझे लगता है कि नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये भी उन्हीं की देन है जो उनके कार्यकाल की अगर बात करें कि 10 साल के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अनेक विकास के काम किए, तो ये भी तो काम उन्होंने ही किया था। मेरा कहने का मतलब ये था, और जिस पर मैं सवाल चाह रहा था, उस समय कैप्टन कौन था? जो कैप्टन चाहता था वो सारी चीजें होती थी। प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी थे और मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी थे। चलिए ठीक है, तो उनका अपना निजी नियम है। दूसरी मेरी एक बात ये थी कि हमें सवाल ये खड़ा करना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप इंदौर में घटना देखिए, सुमित्रा महाजन जी नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता नाराज हैं कि हम तो नोटा को वोट देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद प्रज्ञा ठाकुर गायब है, उससे पहले पूर्व सांसद आलोक संजर जी गायब हैं।
इनको जनता ने चुना था, ये जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे? और क्या गारंटी है? अब राजधानी भोपाल में भी तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, 7 मई को वोटिंग होगी। जनता किस ओर है, किसको चुनेगी, ये तो 7 मई को पता चली जाएगा। यश भारती जी, कौन किससे नाराज है, जनता किसको चुनेगी, किसको नहीं चुनेगी? अब देखिए, चुनाव है तो इसमें जनता ही सर्वोपरि है। जनता किसे चुनेगी और किसे नहीं चुनेगी, ये जनता का अपना मत है। फिलहाल चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, तो नितिन दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यश भारती जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि तीसरे चरण का जो रण है उसका जो शोर है अब थम चुका है। तीसरे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। 12 राज्यों की करीब 94 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग की जाएगी। लेकिन किसका दाव चलेगा, किसका नहीं चलेगा, किसका राज तिलक होगा, ये देखना होगा। 4 जून को जब मतपेटी खुलेगी, जनता का मत सामने आएगा, उस वक्त ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।